इसलिए वह उस पर और भी जिद से चिपक जाती है। अचानक ली की सहकर्मियों में से एक दिखाई देती है। जिया तुरंत टेलीपोर्ट हो जाती है ताकि महिला उसे न देखे। जब वह दोबारा प्रकट होती है तो ली अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे हवा में उठाता है और सचमुच उसे छत से पिन कर देता है। लेकिन डरने के बजाय जिया को यह बिल्कुल पसंद आता है। वह हंसती है और कहती है, तुम इतनी शानदार शक्ति को इस तरह कैसे छिपा सकते हो? उस क्षण ली को एहसास होता है कि वह पूरी तरह पागल है। फिर वह घबराहट में उससे पूछती है कि क्या अपनी शक्तियां खोने का मतलब यह होगा कि वह फिर से मर जाएगी? ली उसे आश्वस्त करता है कि ऐसा नहीं होगा। यह सुनकर वह अविश्वसनीय रूप से खुश हो जाती है। वह व्यावहारिक रूप से खुशी से नाचते हुए उसके कार्यालय से निकल जाती है। ली गुप्त रूप से उसे जाते हुए देखता है और खुद को उसे पसंद करते हुए पाता है। लेकिन जैसे ही वह काम पर लौटने वाला होता है, वह ध्यान देता है कि बाल भी गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहा है, स्पष्ट रूप से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ली जल्दी से हस्तक्षेप करता है और कुछ होने से पहले बाल को भेज देता है। बाद में वह जिया को कार्यालय लौटने के लिए कहता है। वह खुशी खुशी आज्ञा मानती है, अनजान कि वह वास्तव में उसे बाल से दूर रखकर उसकी रक्षा कर रहा था। जब ओली खुद कार्यालय लौटता है तो वह जिया को वहां उत्साह से बैठे हुए पाता है, क्योंकि उसने सब कुछ गलत समझ लिया और अब मानती है कि वह उसे अपने साथ काम करने के लिए काम पर रख रहा है। वह तुरंत खबर साझा करने के लिए अपनी दादी को फोन करती है, जिससे बूढ़ी महिला अविश्वसनीय रूप से खुश हो जाती है। उसकी दादी दौड़कर रेस्तरां जाती है और गर्व से कर्मचारियों को बताती है, जो सभी खबर का जश्न भी मनाते हैं। लेकिन फिर वे उसे सूचित करते हैं कि उसके पास आगंतुक आए हैं। जब वह देखने के लिए मुड़ती है तो वह डॉ और सुपर ह्यूमन को वहां खड़े पाती है। वे सुपर ह्यूमन वास्तव में मानते हैं कि डॉ उनके पिता और रक्षक हैं। 20 साल पहले हुए विस्फोट के समय वे उसे बचाने के लिए दौड़े और उसने उन्हें भागने और उसका इंतजार करने का आदेश दिया। उन्होंने ठीक वैसा ही किया और बहुत खुश हुए जब वह आखिरकार जेल से बाहर आया और उन्हें फिर से ढूंढा, क्योंकि उनके परिवर्तन के कारण भयानक दुष्प्रभाव हुए थे। उनका मानना है कि अमर बच्चे को ढूंढने से वे सभी ठीक हो जाएंगे। डॉ जिया की दादी के साथ बैठता है और पूछता है कि वह जेल से रिहा होने में कैसे कामयाब रही। फिर वह उसे बताता है कि वही कारण है कि यह सब हुआ। हैरान होकर वह पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वह समझाती है कि वह केवल बच्चों की मदद करना चाहती थी और यह जाने बिना कि वह वास्तव में इसका उपयोग किस लिए कर रहा है, बड़ी मात्रा में पैसा दान किया। डॉ व्यंग्यात्मक रूप से उसे बताता है कि अगर उसका जमीर साफ महसूस करता है तो ठीक है। फिर वह उससे अमर बच्चे के बारे में पूछता है। वह दृढ़ता से कहती है कि बच्चा मर चुका है। डॉ लड़कियों में से एक को उस पर अपनी माइंड कंट्रोल शक्तियों का उपयोग करने और फिर से पूछने का आदेश देता है, लेकिन वह अभी भी जिद करती है कि अमर बच्चा सच में मर गया। सच्चाई यह है कि अमर बच्चा वास्तव में कभी मर नहीं सकता था। डॉ ने उस पर अनगिनत बार प्रयोग किए। लड़का बार बार मरा, लेकिन हर बार वह वापस जिंदा हो गया। हालांकि हर मौत ने उसे असहनीय दर्द दिया। ली ने यह सब देखा। एक दिन ली अपने दोस्त को पीड़ित देखकर इतना क्रोधित हो गया कि उसने पूरी तरह नियंत्रण खो दिया और पूरी सुविधा को नष्ट कर दिया, जिससे 20 साल पहले विस्फोट हुआ। तब से किसी को नहीं पता कि अमर बच्चा कहां गायब हो गया, यहां तक कि ली भी खुद उसे ढूंढ रहा है। जब ली ने जिया को मौत से वापस आते देखा तो उसे शक हुआ कि वह वास्तव में अमर बच्चा हो सकती है, लेकिन क्योंकि वह एक लड़की है, उसने खुद को आश्वस्त किया कि उससे गलती हुई होगी, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसका दोस्त एक लड़का था। डॉ और बाकी लोग अंततः दादी को मारे बिना रेस्तरां से निकल जाते हैं। इस बीच जिया अपनी शक्तियों को लेकर पूरी तरह रोमांचित है। वह उत्साहपूर्वक सोचती है कि अगर वह ली के साथ प्रशिक्षण लेती है तो वह अंततः बिना टिकट के कभी भी कहीं भी जाने में सक्षम होगी। अगले दिन ली उसे काम में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वह तुरंत कांग और सोन को भी साथ घसीट लाती है। उसके सहकर्मी विश्वास नहीं कर सकते कि वह वास्तव में उन अजीब लोगों के साथ काम कर रहा है। जल्द ही चर्च के सदस्य पहुंचते हैं, यह नाटक करते हुए कि वे बस सड़कों को साफ करने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन ली उनका असली उद्देश्य तुरंत समझ जाता है। वे जिया के लिए आए क्योंकि उनका मानना है कि उसका परिवर्तन विफल हो गया। उसकी सुरक्षा के लिए डरा हुआ ली जल्दी से जिया, कांग और सोन को एक कमरे के अंदर छिपा देता है और उन्हें वहां प्रशिक्षण लेने का आदेश देता है।
वह उन्हें यह पता लगाने के लिए कहता है कि उनकी शक्तियां कब सक्रिय होती हैं और वे कैसे काम करती हैं। इसलिए तीनों मुख्यालय में गंभीरता से प्रयोग करना शुरू करते हैं। इस बीच संगठन एक अन्य विफल रूपांतरित विषय को मार डालता है। लड़कियों में से एक घबरा जाती है और अपनी सहेली से पूछती है कि क्या उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। दूसरी लड़की उसे पिता पर ज्यादा भरोसा करने और अमर बच्चे को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। वह वादा करती है कि वह इसे संभाल लेगी। इस बीच जिया की दादी के लिए काम करने वाला जासूस रेस्तरां के निगरानी फुटेज की समीक्षा करता है। वह ध्यान देता है कि सुपर ह्यूमन केवल एक बार कैमरे पर दिखाई दिए। वह दादी को फुटेज दिखाता है जिसमें वह क्षण दिखाई देता है जब बाल ने जिया को देखा और डॉ हा को बताया कि वह हमेशा ली के आसपास रहती थी। डॉ हा ने तुरंत बाल को उसे लाने का आदेश दिया, लेकिन जब बाल उसके पास पहुंचा तो वह अचानक हवा में गायब हो गई। दादी जो देखती है उससे भयभीत है। फिर चीजें और भी अजीब हो जाती हैं जब उसके पास खड़ा जासूस अचानक उसके फोन पर कॉल करता है। भले ही वह कथित तौर पर वहीं है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास खड़ा जासूस नकली है। यह वास्तव में संगठन की भ्रम पैदा करने वाली लड़की है। लड़की शांति से उसे बताती है कि वह उनके पिता के लिए अमर बच्चे का स्थान जानने आई है। दादी गुस्से में भड़क जाती है। तुम उसे पिता कहती हो? क्या तुम पागल हो? उस आदमी ने तुम्हें गाली दी और तुम सबका इस्तेमाल किया। लड़की तीखा जवाब देती है। फिर भी तुमसे बेहतर, कम से कम उसने रूपांतरित बच्चों को बचाया। तुमने हम सबको छोड़ दिया। दादी गहराई से हिल जाती है, यह महसूस करते हुए कि डॉ हा ने उनके दिमाग को कितनी पूरी तरह से नियंत्रित किया है। लड़की उसे धमकी देती है, कहती है कि अगर उसने अमर बच्चे का स्थान बताने से इनकार किया तो वह उसे हमेशा के लिए भयानक भ्रमों के अंदर फंसा देगी। लेकिन दादी ठंडी आवाज में जवाब देती है जैसे कि पिछले 20 साल पहले से ही नर्क नहीं थे। लड़की चली जाती है। तुरंत बाद दादी असली जासूस को अपनी पोती को तुरंत ढूंढने का आदेश देती है, क्योंकि वह उसकी सुरक्षा के लिए घबरा रही है। इस बीच ली को पता चलता है कि चर्च समूह का नेता पूरी तरह पागल है और वास्तव में मानता है कि उनकी अलौकिक शक्तियां चमत्कार हैं। वह आंख बंद करके बाल के आदेशों का पालन करता है और यहाँ तक कि ली को बताता है कि वह मरने वाला है, क्योंकि वे यही चाहते हैं। बाल हमला करता है। सबसे पहला व्यक्ति जिसे बाल मारता है वह खुद चर्च नेता है। फिर वह ली से लड़ना शुरू करता है। अचानक जिया गलती से लड़ाई के ठीक बीच में टेलीपोर्ट हो जाती है और जो देखती है उससे भयभीत हो जाती है। जैसे ही बाल उसकी ओर एक कार फेंकता है, वह वापस अपने दोस्तों के पास टेलीपोर्ट हो जाती है, उन्हें बेताबी से चेतावनी देने की कोशिश करते हुए कि ली खतरे में है। वह कांग को पकड़ती है और गलती से उसे लड़ाई में वापस टेलीपोर्ट कर देती है। बाल तुरंत उन तीनों को मारने का फैसला करता है। वह सीधे उनकी ओर एक कार फेंकता है। जिया तुरंत आगे दौड़ती है और ली को ढाल बनाने के लिए गले लगाती है। प्रभाव उसे कुचल देता है और कार उन दोनों के ऊपर ढह जाती है। बाल मुस्कुराता है, यह मानते हुए कि वह जीत गया है। लेकिन तभी कांग अचानक पूरी कार को उन पर से एक गोरिल्ला की तरह उठा लेता है। बाल अविश्वास में घूरता है और कहता है, क्या तुम भी रूपांतरित हो गए? एक और दोषपूर्ण? कांग गर्व से जवाब देता है, दोषपूर्ण? मैं पूरी तरह ठीक हूं। बाल उस पर हमला करता है, लेकिन चाहे वह कुछ भी फेंके, कांग के चारों ओर सब कुछ नष्ट हो जाता है सिवाय खुद कांग के। सबसे मजेदार बात यह है कि कांग को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वह क्या कर रहा है। वह सोचता है कि वह एक बेवकूफ की तरह नाटकीय रूप से तालियां बजाकर जीत रहा है। इस बीच जियाली के साथ फिर से टेलीपोर्ट हो जाती है और इस बार वह आखिरकार उस गंतव्य पर पहुंच जाती है जहां वह हमेशा जाना चाहती थी। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, वह मर रही है। किसी चीज ने उसकी गर्दन को छेद दिया है। ली बेबस होकर देखता है क्योंकि वह उसके ठीक सामने मर जाती है, केवल कुछ क्षण बाद अचानक फिर से जागने के लिए। जिया पूरी तरह उलझन में है कि अभी क्या हुआ, लेकिन ली अंततः निश्चित हो जाता है कि वह किसी तरह अमर बच्चे से जुड़ी हुई है। फिर भी वह समझ नहीं पाता कि कैसे। तीव्र लड़ाई और अपनी शक्तियों के अति प्रयोग के कारण ली अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। बाल भी थक गया है और जो उसे लापरवाही से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए डांटती है। राण भी गुस्से में पूछती है कि उसने पहले स्थान पर ली से लड़ाई क्यों की। बाल उससे पूछता है कि वह ली के बारे में इतनी परवाह क्यों करती है। राण नाटक करती है कि यह केवल इसलिए है क्योंकि ली उनमें से एक है, लेकिन वह झूठ बोल रही है। ली उसके लिए खास है। बहुत पहले राण ने उसे सुंदर भ्रम दिखाने के लिए अपनी भ्रम शक्तियों का उपयोग किया था, जिसने वास्तव में उसे हंसाया था।
तब से वह गुप्त रूप से उससे प्यार करती है। इस बीच जिया बेहोश ली को उसके अपार्टमेंट में वापस लाती है और कांग उसके साथ रहता है। साथ मिलकर वे उसके घावों का इलाज करने की कोशिश करते हैं और ध्यान देते हैं कि उसका शरीर निशान और पुरानी चोटों से ढका हुआ है, जिससे साबित होता है कि उसका जीवन कितना भयानक रहा है। बाद में कांग और सोन ली को समझाते हैं कि वे वंडर किंडर के किसी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति से लड़े। ली आह भरता है और पूछता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भी उनमें से एक हैं? सोन गुस्से में जवाब देता है, नहीं, उस आदमी ने हमें दोषपूर्ण कहा। इस बीच जिया की दादी अपने जासूस को बाल और ली के युद्ध के मैदान की जांच करने के लिए भेजती है। उसे हर जगह इंसानी खून मिलता है, लेकिन यह निर्धारित नहीं कर पाता कि यह किसका है। ली के अपार्टमेंट में वापस जिया उसके पास रहती है, क्योंकि उसे उसके लिए गहरा अफसोस महसूस होता है। सोते समय ली धीरे से अपनी मां को पुकारता है, जिससे जिया भावुक हो जाती है। वह नींद में अनजाने में उसका हाथ पकड़ लेता है। बाद में वह अपनी दादी के घर जाती है, आपूर्ति इकट्ठा करती है, ली का अपार्टमेंट साफ करती है और यहाँ तक कि उसके लिए खाना भी बनाती है। जब ली जागता है और वह सब देखता है जो उसने किया, तो वह गहराई से प्रभावित होता है। अगले दिन काम पर वह जिया, कांग और सोन को फिर से अपने घेरे में पाता है। वंडर किंडर के बारे में और उनसे कैसे लड़ना है, इस बारे में सवालों की बौछार करते हुए ली उन्हें चेतावनी देता है कि वे लोग बेहद खतरनाक हैं और आसानी से उन्हें मार सकते हैं, इसलिए शामिल न होना बेहतर है। राण यह सब सुन लेती है और समझ नहीं पाती कि ली इन विफलताओं को अपने आसपास क्यों इकट्ठा कर रहा है। लेकिन न केवल ली उन्हें आसपास रखता है, वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर देता है। वह उन्हें यह पता लगाने का आदेश देता है कि उनकी शक्तियां कब सक्रिय होती हैं। अंततः वे समझ जाते हैं कि कांग की शक्तियां तब प्रकट होती हैं जब उस पर कोई चिल्लाता है। रही बात सोन की, वे अभी भी उसके ट्रिगर को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। जिया के साथ वे पहले से ही जानते हैं कि उसकी शक्तियां तब सक्रिय होती हैं जब उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन वे अभी भी नहीं जानते कि इसे लगातार कैसे ट्रिगर किया जाए। जिया तब तक हार मानने लगती है जब तक कि वह अचानक एक कॉकरोच नहीं देखती और घबरा जाती है। भयभीत होकर वह उसे मारने के लिए दौड़ती है। ली को तुरंत एहसास होता है कि यह एक भ्रम है, क्योंकि अचानक हर जगह और कॉकरोच दिखाई देते हैं। राण ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए कीड़ों का भ्रम कराना शुरू कर दिया है। वह फिर से ली का सामना करती है, यह जानना चाहती है कि वह इन लोगों की रक्षा क्यों कर रहा है और उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ली इस बात से परेशान हो जाता है कि वह इस विचार से कितनी ग्रस्त है कि डॉ अभी भी उनकी परवाह करता है। जब वह बहुत आगे बढ़ जाती है तो ली अंततः उसे धक्का दे देता है, भ्रम को तोड़ देता है। उस रात साथ बैठे हुए ली जिया को राण के बारे में बताता है और खुलासा करता है कि वह भी अमर बच्चे की तलाश कर रही है। वह समझाता है कि वह और अमर बच्चे बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। लड़का सच में मर नहीं सकता था, लेकिन ली ने अंततः उसका पता खो दिया और यहां तक कि सोचने लगा कि क्या वह किसी तरह हमेशा के लिए गायब हो गया। जिया पूछती है, अगर तुमने कहा कि वह मर नहीं सकता तो वह कैसे मर सकता है? ली चुपचाप जवाब देता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यही कारण है कि उसे उस पर शक हुआ, खास तौर पर यह पता लगाने के बाद कि उसकी दादी सालों से के शोध को फंड कर रही थी। जिया इस खुलासे से टूट जाती है। वह अपनी दादी से उस सर्जरी के बारे में सामना करती है जो उसने 7 साल की उम्र में की थी। उसकी दादी अंततः सच्चाई कबूल करती है। उस समय जिया ठीक उसी समय मर रही थी जब विस्फोट हुआ। अमर बच्चे की दिमागी गतिविधि अभी भी सक्रिय थी, भले ही उसका शरीर मृत दिखाई दे रहा था। चोई ने उसकी दादी को बच्चे का दिल जिया में प्रत्यारोपित करने की सलाह दी। जिया पूरी तरह बिखर जाती है। न केवल उसकी दादी ने अप्रत्यक्ष रूप से उस निर्दोष बच्चे के जीवन को नष्ट कर दिया, बल्कि उसने भयानक प्रयोगों को भी फंड किया। अपराध बोध से अभिभूत होकर जिया सड़कों पर रोते हुए भटकती है, ली का सामना करने में असमर्थ। ली गुप्त रूप से दूर से उसका पीछा करता है क्योंकि वह उसके बारे में चिंतित है। अंततः वह घर लौटने से इनकार कर देती है और इसके बजाय कांग के यहां सोती है। वह अगले दिन काम पर भी नहीं जाती, जिससे ली उसके बारे में चिंतित हो जाता है। इस बीच उसकी दादी द्वारा भेजा गया जासूस चर्च में घुस जाता है और वहां जो हो रहा है उसे रिकॉर्ड करता है। अंदर के लोग सचमुच बाल और उसके समूह पर विश्वास करते हैं जब वे दावा करते हैं कि दुनिया साल के अंत तक खत्म हो जाएगी।
वे आश्वस्त हैं क्योंकि सुपर ह्यूमन उनके सामने चमत्कार करते हैं, जैसे बाल एक विकलांग लड़के को खड़े होने और फिर से चलने में मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। यह महसूस करने के बजाय कि यह महज एक अलौकिक क्षमता है, वे पूरे दिल से मानते हैं कि यह एक दिव्य चमत्कार है। उस रात जिया आखिरकार ली से मिलने जाती है। वह तुरंत ध्यान देता है कि वह भूखी है, इसलिए वह चुपचाप नीचे जाकर उसके लिए खाना खरीदता है। जिया रोते हुए उसे बताती है कि वह नहीं जानती कि क्या कहे, क्योंकि उसने उसके परिवार और दादी के कारण अपना दोस्त खो दिया। ली धीरे से उसे बताता है कि यह उसकी गलती नहीं है। फिर कांग उसकी दादी के रेस्तरां से ढेर सारा खाना लेकर उन्हें रोकता है। जिया अपने चारों ओर की सारी दयालुता और देखभाल से गहराई से द्रवित हो जाती है। बाद में वह अपनी दादी के पास लौटती है और उनसे कहती है, मैंने तब जो किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने भी नहीं दूंगी। उसकी दादी यह शब्द सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन बिना चेतावनी के जिया अपना सारा सामान पैक करती है और ली के अपार्टमेंट में चली जाती है। वह कांग को भी साथ घसीट लाती है, जिद करती है कि एक आदमी और औरत का अकेले साथ रहना अनुचित होगा। ली अनिच्छा से अपनी किस्मत स्वीकार करता है और स्वर्ग को धन्यवाद देता है कि कम से कम सोन नहीं आया। अगली सुबह सोन वैसे भी पहुंच जाता है और लापरवाही से ली के अपार्टमेंट में नाश्ता करता है, जबकि ली काम करने की कोशिश कर रहा होता है। ली उनसे पूरी तरह थक चुका है, फिर भी वे प्रशिक्षण जारी रखते हैं। अंततः वे सोन के ट्रिगर को ढूंढ ही लेते हैं। उसकी शक्तियां तब सक्रिय होती हैं जब वह झूठ बोलता है। रही बात जिया की, वे ऐसी किसी भी चीज के साथ प्रयोग करते हैं जो उसके दिल की धड़कन बढ़ा सकती है। उन्हें पता चलता है कि कॉफी तुरंत काम करती है। जिस क्षण वह इसे पीती है, वह हर जगह नॉन स्टॉप टेलीपोर्ट होने लगती है, मजा करती है और सबके लिए चीजें खरीदती है। एक बिंदु पर ली पूछता है कि क्या वह अन्य लोगों को अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकती है। वह तुरंत उसे पकड़ती है और सीधे समुद्र तट पर टेलीपोर्ट कर देती है। ईमानदारी से वह सजा के तौर पर उसे लगभग वहां फंसा हुआ छोड़ देती है, लेकिन वह फोन करता रहता है और उसे तब तक तंग करता रहता है जब तक कि वह उसे लेने वापस नहीं आ जाती। समस्या यह है कि हर बार जब वह वापस आती है और उसे अपनी ओर दौड़ते हुए देखती है, तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह फिर से टेलीपोर्ट हो जाती है। यह बार बार होता रहता है जब तक कि ली अंततः हार नहीं मान लेता और सार्वजनिक परिवहन से घर नहीं लौट आता। जब वह वापस आता है तो जिया उसे जन्मदिन के छोटे से जश्न के साथ सरप्राइज देती है। ली को अपना जन्मदिन भी नहीं पता। जिया खुशी खुशी उसके लिए एक छोटा सा केक लाती है, जिससे वह चुपचाप भावुक हो जाता है। फिर ली अचानक उसे लोगों को इतनी सतही तौर पर परखना बंद करने के लिए कहता है और ठीक उसके बाद कमीना उसे नशीला पदार्थ दे देता है। फिर वह डॉ हां से संपर्क करता है। पता चलता है कि ली ने शुरू से ही उसके साथ गुप्त रूप से एक सौदा किया था। बदले में कुछ के लिए वह अमर बच्चे को ढूंढने में मदद करेगा। इस बीच सोन बाकी लोगों के बारे में चिंता करने लगता है। जब वह उन्हें ढूंढने बाहर जाता है तो वह यह जानकर भयभीत हो जाता है कि ली पूरे समय उनके खिलाफ काम कर रहा था, डरा हुआ। कायर तुरंत कांग को चेतावनी दिए बिना ही भाग जाता है, क्योंकि उसे केवल अपने परिवार को बचाने के लिए घर पहुंचने की परवाह है। लेकिन जब वह उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता है तो न तो उसकी पत्नी और न ही बेटी उस पर विश्वास करती है। वे मान लेते हैं कि वह हमेशा की तरह फिर से बकवास कर रहा है। हताशा में सोन बड़बड़ाता है कि वह अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, लेकिन जिस क्षण वह यह कहता है उसका हाथ किसी चीज से चिपक जाता है, क्योंकि वह झूठ बोल रहा है। वह तुरंत अपने दयनीय जीवन पर रोने लगता है। इस बीच जिया को मुख्यालय ले जाने के बाद बाकी लोगों को साथ बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, जो को शक होने लगता है कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन डॉ हाँ शांति से उन्हें जिया को बेहोश करने के लिए कहता है। हालांकि अचानक उन्हें पता चलता है कि वह जल्दी जाग गई। घबराने के बजाय वह जगह का मजाक उड़ाती है, कहती है कि यह बिल्कुल एक पागल वैज्ञानिक की प्रयोगशाला जैसा दिखता है। डॉ हाँ उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता है और अपने उपकरण तैयार करना जारी रखता है। फिर जिया अपनी जेब से अपनी कीमती कॉफी झेली निकालती है। जिस क्षण वह उसे खाती है वह टेलीपोर्ट हो जाती है। उसी समय ली अपनी पुरानी फाइल खोलता है और आखिरकार सच्चाई जान लेता है। उसके पिता मर चुके हैं, लेकिन उसकी मां अभी भी जिंदा है। वह मुश्किल से इस खुलासे को पचा पाता है कि जिया अचानक उसके ठीक सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। वह तुरंत उसे पकड़ती है और गुस्से में जानना चाहती है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया।
लेकिन उसका सामना करते हुए वह उसे कॉफी जेली भी देती है। तभी ली को एहसास होता है कि उसने कभी किसी को नहीं बताया कि कैफीन उसकी शक्तियों को सक्रिय करता है और उसे जब चाहे भागने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि उसे तकनीकी रूप से उसे सौंपने की जरूरत भी नहीं थी। जैसे ही वह उसके सामने रोने ही वाली होती है, वह अचानक शर्मिंदगी के कारण फिर से टेलीपोर्ट हो जाती है, केवल बेवकूफ खुद को सीधे मुख्यालय वापस लाने के लिए। स्वाभाविक रूप से वे तुरंत उसे फिर से बेहोश कर देते हैं और ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। जब वह जागती है तो डॉ हाँ ठंडी आवाज में समझाता है कि वे उसे मारने जा रहे हैं ताकि दूसरे बच्चे बच सकें। उसके लिए बड़ी तस्वीर की तुलना में उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है, वह बस एक मामूली व्यक्ति है। जिया रोते हुए पूछती है कि क्या ली को कम से कम उसकी मौत से फायदा होगा। डॉ हाँ जवाब देता है कि ली को पहले ही वह मिल गया जो वह चाहता था, उसकी मां के बारे में जानकारी। यह उसे तोड़ देता है, लेकिन ईमानदारी से उसके दृष्टिकोण से ली का कारण इतना समझने योग्य है कि वह इसके लिए उससे पूरी तरह नफरत नहीं कर सकती। अगले दिन उसकी दादी खुद को तैयार करती हैं और दूसरे निवेशक से मिलने जाती हैं जिसने सालों पहले इस परियोजना को फंड करने में मदद की थी। लेकिन जब वह पहुंचती हैं तो आदमी चला गया होता है। जासूस उसे सूचित करता है कि उसे चर्च में स्थानांतरित कर दिया गया था। तुरंत वह जिया के लिए घबरा जाती हैं। इस बीच सोन अंततः कांग को वह सच्चाई बताता है जो उसने ढूंढी। कांग पूरी तरह से आपा खो देता है और जिद करता है कि उन्हें जिया को तुरंत बचाना होगा। सोन उसे समझाने की कोशिश करता है, पूछता है कि वह इसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है, लेकिन कांग पीछे हटने से इनकार कर देता है क्योंकि जिया ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने स्कूल में बुलिंग से उसे बचाया था। फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे हर कोई उसका मजाक उड़ाता था जब तक कि जिया उसकी दोस्त नहीं बन गई। उसके बाद लोग उसे परेशान करने के लिए उससे बहुत डरते थे। कांग सबसे पहले ली का सामना करता है और जिया का स्थान मांगता है। ली शुरू में विरोध करता है, लेकिन फिर जिया की दादी भी उसे फोन करती हैं। जब ली उनसे मिलने जाता है तो वह जिया के सपनों और इच्छाओं की एक सूची देखता है। उनमें से अधिकांश दिल दहला देने वाले रूप से सरल हैं, जैसे 30 साल से ज्यादा जीना चाहना। वह दृश्य उसे गहराई से प्रभावित करता है। दादी उससे माफी मांगती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि वह भी प्रयोग किए गए बच्चों में से एक था। ली चुपचाप कहता है कि उनकी माफी अब ज्यादा कुछ नहीं बदलेगी। फिर भी वह उससे भीख मांगती है कि वह उसे बताए कि जिया कहाँ है। वह मना करता है और चला जाता है। बाहर कांग और सोन उसके पीछे आते हैं, बेताबी से जिया के बारे में भी पूछते हैं। फिर वे उसे दादी को फोन करते हुए और उन्हें बताते हुए सुनते हैं कि उसे कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है। वह अंततः जिया को बचाने में मदद करने के लिए सहमत होता है और पहले उसे धोखा देने के लिए माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि वह अपनी मां के बारे में जानने के लिए बेताब था। दादी उसकी भावनाओं को समझती हैं और उसके लिए लोगों को इकट्ठा करने का वादा करती हैं। ली तुरंत अपने कार्यस्थल पर जाता है और अपने बॉस से एक एहसान मांगता है, चर्च के इंटीरियर का नक्शा। एक बार जब उसे यह मिल जाता है तो वे एक बचाव योजना तैयार करना शुरू करते हैं। इस बीच डॉ हाजिया के खून का उपयोग एक सीरम बनाने के लिए करता है जिसका उद्देश्य जीवन को लंबा करना है। वह चूहों पर इसका परीक्षण करता है और प्रयोग पूरी तरह से सफल होता है, जिससे वह बहुत खुश होता है। हालांकि बाकी लोगों को शक हो जाता है। वे जो से पूछते हैं कि ली ने यह तथ्य क्यों छिपाया कि उसे अमर बच्चा मिल गया। जो कहती है कि वह खुद पता लगा लेगी और डॉ हाँ के दिमाग को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, लेकिन डॉ हाँ आसानी से उसकी भावनाओं में हेर फेर करता है, आहत होने का नाटक करता है कि वह उस पर अविश्वास करती है जब उसने उसे पाला। वह वादा करता है कि सीरम के साथ वह सबसे पहले उसकी मदद करेगा क्योंकि वह विश्वास में उसकी बेटी है। बेचारी लड़की पूरी तरह से उसके झांसे में आ जाती है। जल्द ही बाद में समूह चर्च के बाहर अराजकता भड़कते हुए देखता है। हंगामा वास्तव में जिया की दादी और शहर के लोगों द्वारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, जबकि जासूस ली और बाकी लोगों को पीछे से चर्च में घुसाता है। अंदर जासूस खुलासा करता है कि वह भी परियोजना के बच्चों में से एक था। चूंकि ली ने सालों पहले सुविधा को नष्ट कर दिया था, जासूस और 20 अन्य बच्चों को प्रयोग शुरू होने से पहले बचा लिया गया था। वह उनकी जान बचाने और उन्हें सामान्य जीवन जीने की अनुमति देने के लिए ली को ईमानदारी से धन्यवाद देता है। ली गहराई से द्रवित होता है। बचाव अभियान ली कांग और सोन के साथ चुपचाप एक के बाद एक गार्डों को मार गिराने के साथ शुरू होता है। उसी समय
जिया यह देखकर भयभीत हो जाती है जब वे एक बुजुर्ग अमीर आदमी को लाते हैं जिसे उसका दिल प्रत्यारोपित किया जाना है। वह व्यंग्यात्मक रूप से पूछती है कि क्या बच्चों और मानवता को बचाना सब महज एक झूठ था। डॉ हाँ शांति से उसे बताता है कि बूढ़ा आदमी अमीर और महत्वपूर्ण है, जबकि वह महज एक मामूली व्यक्ति है जिसके जीवन का उसकी तुलना में कोई मूल्य नहीं है। पहली बार जिया भावुक होकर जवाब देती है। वह कहती है कि वह मामूली व्यक्ति नहीं है। उसकी दादी के लिए वह पूरी दुनिया है, उसके दोस्तों के लिए वह सब कुछ है और वह मरना नहीं चाहती। वह बेताबी से वापस लड़ती है। ठीक उसी क्षण ली और बाकी लोग धावा बोलते हैं और सर्जरी शुरू होने से पहले उसे बचा लेते हैं। जिया उसे देखकर भावुक हो जाती है। फिर ली जानबूझकर उसके दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए उसके करीब कदम बढ़ाता है। उसका टेलीपोर्टेशन तुरंत सक्रिय हो जाता है और वह उसे किसी सुरक्षित जगह जाने के लिए कहता है। सभी जगहों में से वह सीधे उसके घर टेलीपोर्ट होती है। बेचारी दादी, उन्होंने इस लड़की को सालों तक पाला और पहली सुरक्षित जगह जो वह सोचती है वह ली का अपार्टमेंट है। इस बीच ली बाल और राण से लड़ने के लिए पीछे रह जाता है। बाल को बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है और वह तुरंत हमला करता है। कांग उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाता है, जबकि राण ली के खिलाफ भ्रम का उपयोग करती है। उसे अमर बच्चे की यादें ताजा करने के लिए मजबूर करती है, उससे मदद की भीख मांगती हुई। आघात ली को इतनी बुरी तरह हिला देता है कि उसकी शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। इस बीच सोन खुद को जमीन से मजबूती से चिपकाए रखने के लिए लगातार झूठ बोलता है, जबकि उनके आसपास सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिया अंततः लौटती है और ली को शांत करने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह काम करता है। ली धीरे धीरे नियंत्रण वापस पाता है और आखिरकार कबूल करता है कि वह वास्तव में तब अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन नहीं सका। फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिया कांग और सोन को उसे उठाने के लिए कहती है, लेकिन दोनों बेशर्मी से दावा करते हैं कि वे बहुत थक गए हैं। वह अंततः उन्हें बस उसे पकड़ने के लिए कहती है और वह उन सभी को दूर टेलीपोर्ट कर देती है। खैर, लगभग उन सभी को। सोन टेलीपोर्ट नहीं होता क्योंकि उसका बेवकूफ खुद सचमुच फर्श से चिपका हुआ है। फिर बाल फिर से जागने लगता है। भयभीत होकर सोन बेताबी से याद करने की कोशिश करता है कि किस झूठ ने उसकी शक्ति को सक्रिय किया। अंततः उसे सच्चाई का एहसास होता है। वह वास्तव में पहले ली को ले जा सकता था, लेकिन बस नहीं चाहता था। जिस क्षण वह इसे स्वीकार करता है, वह खुद को छुड़ाता है और चिल्लाते हुए भाग जाता है। एक मूल्यवान जीवन सबक, झूठ मत बोलो। दुर्भाग्य से जिया गलती से सबको वापस चर्च में टेलीपोर्ट कर देती है। वह कांग को छिपाने के लिए कहती है, जबकि वह समाधान ढूंढती है। फिर वह चुपके से डॉ हा को जिया के खून से बने सीरम को बूढ़े आदमी में इंजेक्ट करते हुए देखती है। पहले आदमी चमत्कारिक रूप से फिर से जवान हो जाता है और विश्वास नहीं कर पाता कि यह काम कर गया। लेकिन कुछ क्षण बाद वह तेजी से बूढ़ा हो जाता है और उनके ठीक सामने मर जाता है। जिया भयभीत है। शुक्र है बूढ़े आदमी ने पहले ही अपने गार्डों को डॉ हा को मारने का आदेश दिया था अगर उसे कुछ हुआ। लेकिन जो गार्डों को नियंत्रित करने और उन्हें दूर भगाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। बाद में वह उन्हें यह चर्चा करते हुए सुनती है कि सीरम को परिपूर्ण करने के लिए उन्हें जिया के और ज्यादा खून की जरूरत है। यह महसूस करते हुए कि वे उस पर हमेशा प्रयोग करते रहेंगे, जिया भागने का फैसला करती है। दुर्भाग्य से वह गलती से आवाज कर देती है। जैसे ही बाल लगभग उसे पकड़ ही लेता है, वह कॉफी पीती है और टेलीपोर्ट हो जाती है। डॉ हा बाल को उसका पीछा करने का आदेश देता है, जो उसे रोकने की कोशिश करती है। चेतावनी देती है कि अपनी शक्तियों के अति प्रयोग से उसका दिल नष्ट हो सकता है। लेकिन बाल पिता की आज्ञा मानने पर अड़ा रहता है, जो उसके दिमाग को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसने विशेष रूप से उसकी शक्तियों को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया एक ईयरपीस पहना है। डॉ हा ने गुप्त रूप से सबको यह दिया क्योंकि उसने कभी वास्तव में उस पर भरोसा नहीं किया। वह टूट जाती है। इस बीच जिया सीधे चर्च सभा में टेलीपोर्ट होती है, जो शहर के लोगों से भरी हुई है। चूंकि वे सभी उसके पड़ोसी हैं, वे पहले से ही जानते हैं कि वह पागल है। पहले वह चुपचाप कांग को निकालने और जाने की योजना बनाती है, लेकिन क्योंकि वह जिया है, वह इसके बजाय जोर जोर से चर्च का पर्दाफाश करना शुरू कर देती है और सबको बताती है कि वे बकवास का पालन कर रहे हैं, जो अंततः धैर्य खो देती है
और पूरी भीड़ को नियंत्रित करती है। उन्हें घुसपैठियों को पकड़ने और बाल को सौंपने का आदेश देती है। शहर के लोग सम्मोहित ज़ॉम्बी की तरह मार्च करने लगते हैं। जासूस तुरंत दादी को सूचित करता है, जो उनकी दूसरी योजना को सक्रिय करती है। चर्च के अंदर ब्रेन वॉश की गई भीड़ जिया पर हमला करती है। ली उसे बचाने और कांग के साथ भागने के लिए ठीक समय पर जागता है। सोन इस बीच नाटकीय रूप से ट्रेन टू बुसान के बूढ़े आदमी की तरह खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है, लेकिन 2 सेकंड बाद वह पूरी तरह ठीक होकर उनके पीछे दौड़ रहा होता है। दुर्भाग्य से वे अभी भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि बाल एक बार फिर प्रकट होता है। ली जिया को पहले कांग को टेलीपोर्ट करने और फिर उसके लिए वापस आने के लिए कहता है। वह आज्ञा मानती है। इस बीच सोन सुविधा के चारों ओर चुपके से घूमता है और श्रमिकों को शवों को एसिड में फेंकते हुए देखता है, जो उन्हें पूरी तरह से घुला देता है। इससे भी बुरा, वे आगामी उत्सव के दौरान शहर पर छिड़कने के लिए भारी मात्रा में एसिड तैयार कर रहे हैं। सोन घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बेटी उस कार्यक्रम में प्रदर्शन कर रही है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, ब्रेनवॉश किए गए विश्वासी उसे ढूंढ लेते हैं। वह मजेदार तरीके से घुलने मिलने के लिए ज़ॉम्बी की तरह अभिनय करने का प्रयास करता है, लेकिन ठीक उसी तरह विफल हो जाता है जैसे वे उसे पकड़ने वाले होते हैं। जिया एक चेनसॉ लहराते हुए दिखाई देती है और उसे बचाती है। जब सोन बेताबी से चर्च की योजना समझाता है, तो जिया भयभीत हो जाती है, लेकिन चीजें और भी बदतर हो जाती हैं जब वह ली के स्थान पर लौटती है और पाती है कि ली और बाल दोनों गायब हैं, जो बाल को मरते हुए देखकर पूरी तरह से भावनात्मक नियंत्रण खो देती है। सोन की रक्षा के लिए जिया नागरिकों को बचाने के लिए वापस लौटने से पहले उसे चर्च के बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। दादी माइंड कंट्रोल को तोड़ने के लिए चर्च माइक्रोफोन सिस्टम का उपयोग करती हैं और शहर के लोग अंततः उलझन में जागते हैं कि वे वहां क्यों हैं। इस बीच ली मुश्किल से डॉ हाँ के पास फिर से पहुंचता है और उसकी असली योजना जानना चाहता है। डॉ हाँ अंततः सब कुछ प्रकट करता है। सालों पहले उसने 75 बच्चों पर प्रयोग किए। 25 तुरंत मर गए, 50 रूपांतरित हुए, लेकिन आधे इस प्रक्रिया के दौरान मर गए। केवल कुछ ही बचे, जिनमें अमर बच्चा भी शामिल था। इसलिए अब वह पूरी शहर पर उसी रूपांतरित एसिड को छिड़कने की योजना बना रहा है, इस उम्मीद में कि और अधिक अमर प्राणी उभरेंगे। ली उसे पागल कहता है, क्योंकि अनगिनत निर्दोष लोग मर जाएंगे। डॉ हाँ ठंडी आवाज में जवाब देता है कि बचे हुए लोग ही मायने रखते हैं। ली अंततः घोषणा करता है कि दुनिया की खातिर डॉ हाँ को मरना ही होगा। अचानक सशस्त्र सैनिक उन्हें घेर लेते हैं, जो उन्हें ली पर गोली चलाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन ली हर गोली को हवा में रोकता है और उन्हें वापस भेज देता है। एक सैनिक को तो उसकी अपनी ही गोली लग जाती है। डॉ हाँ दंग रह जाता है। इस तरह चीजें खत्म होती हैं। फिर उनके चारों ओर एक जबरदस्त विस्फोट होता है। जिया इसे तुरंत महसूस करती है और ली को बचाने के लिए वहां टेलीपोर्ट होती है, लेकिन उसे केवल घायल सैनिक मिलते हैं। वह एक एक करके उन्हें बचाती है, ली को कहीं भी ढूंढने में असमर्थ। सच्चाई यह है, किम कैद किया गया गार्ड भाग गया और उसने गुप्त रूप से ली को बचाया। वह सालों पहले उसे बचाने में विफल रहने के लिए रोते हुए माफी मांगता है, जब ली ने उससे दरवाजा खोलने की भीख मांगी थी। इस बार किम अंततः अपनी शक्तियों का उपयोग करके इसे खोलता है और ली को भागने के लिए कहता है। इस बीच जो डॉ हाँ की ओर दौड़ती है और पाती है कि वह मुश्किल से जिंदा है। बेताब होकर वह उसे बचे हुए सीरम को इंजेक्ट करती है, लेकिन फिर भी उसका दिल रुक जाता है, पूरी तरह से टूटकर, जो नियंत्रण खो देती है और अपने आसपास के सभी लोगों को हेर फेर करना शुरू कर देती है। यहां तक कि एक जासूस को जिया की दादी को धमकी देने के लिए मजबूर करती है। जिया जल्दी से अपनी दादी को सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करती है। बाहर जब हर जगह अराजकता भड़कती है, शहर के लोग उत्सव की तैयारी जारी रखते हैं, खतरे से पूरी तरह अनजान, जिसमें सोन की पत्नी और बेटी भी शामिल हैं। जब सोन सबको चेतावनी देने की कोशिश करता है, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। शहर के लोग वास्तव में चर्च का बचाव करते हैं, क्योंकि इसने आर्थिक रूप से उनकी मदद की। वह पूरी तरह हतोत्साहित हो जाता है। फिर कांग उसे ढूंढता है और जिया के साथ मिलकर वे डॉ हाँ की योजना को खुद रोकने का फैसला करते हैं। सोन पूछता है कि उन्हें अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी चाहिए। जिया चुपचाप उसे याद दिलाती है कि ये अजनबी नहीं है, वे उनके पड़ोसी, दोस्त और परिवार हैं। वह अंततः उसे हिला देता है। तीनों एसिड ले जा रहे ट्रकों को ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं।
लेकिन उत्सव पहले ही शुरू हो चुका है। सोन अपनी बेटी को प्रदर्शन करते हुए देखने के लिए संक्षेप में रुकता है, जबकि बाकी लोग ढूंढना जारी रखते हैं। फिर जिया को अचानक ली फिर से मिल जाता है, लेकिन वह उन पर हमला करता है क्योंकि जो उसे नियंत्रित कर रही है। जैसे ही ली और कांग हिंसक रूप से भिड़ते हैं, कारें हवा में उड़ने लगती हैं। ठीक सोन की बेटी के प्रदर्शन के बीच में सोन जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी को कहीं सुरक्षित छिपा देता है। वह अपनी बेटी को हेडफोन पहनाता है ताकि वह अराजकता न सुने। फिर बाकी लोगों की मदद करने के लिए दौड़ने से पहले चुपचाप अपनी पत्नी को बताता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है। इस बीच जिया बेताबी से ली को, जो कि नियंत्रण से जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसके बजाय उसका गला घोंटने लगता है। इसलिए वह उन दोनों को एक गुफा में टेलीपोर्ट कर देती है। आखिरकार ली माइंड कंट्रोल से मुक्त हो जाता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। साथ मिलकर वे सोन और कांग के पास लौटते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि जो ने दर्जनों नागरिकों को उनके खिलाफ नियंत्रित किया है। समूह किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाए बिना सावधानी से लड़ता है। यह सब सोन की पत्नी और बेटी के ठीक सामने प्रकट होता है, जो विश्वास नहीं कर सकते कि वह अचानक किसी तरह का सुपर हीरो है। सोन अपनी चिपकने वाली शक्तियों को अधिकतम करने के लिए बार बार झूठ बोलता रहता है, लोगों के बड़े समूहों को एक साथ चिपकाता रहता है ताकि जिया उन्हें सुरक्षित रूप से टेलीपोर्ट कर सके। अंततः उन्हें एहसास होता है कि हमलों को रोकने का एकमात्र तरीका खुद जो को रोकना है। सोन उसे ढूंढता है और हर बार जब वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करती है तो उसे रोकता है। लगातार बकवास उसे पागल कर देती है। अंत में वह पूछता है कि निर्दोष लोगों ने इसका हकदार होने के लिए क्या किया, जो तीखेपन से कहती है कि जब उन्होंने दुख सहा तो किसी ने उनकी परवाह नहीं की। सोन उसे धोटूक बताता है कि उसकी परवरिश स्पष्ट रूप से ठीक से नहीं हुई थी। जैसे ही वह उसे और लेक्चर देने वाला होता है, नियंत्रित नागरिकों में से एक उस पर हमला करता है, जिससे वह इमारत से बेहोश होकर गिर पड़ता है, जो खुद अपनी शक्तियों के अति प्रयोग से गिर पड़ती है। जैसे ही वह मरती है, वह राण से उनसे और बाल का बदला लेने के लिए कहती है। राण वादा करती है कि वह लेगी। फिर अचानक जियाली को चाकू मारने के लिए दिखाई देती है, जो अपने सहायक को जिया को तुरंत मारने का आदेश देती है। हर कोई घबरा जाता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि ली के पास जिया वास्तव में राण द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। असली जिया उनके पीछे प्रकट होती है, यहां तक कि जो को भी राण के भ्रम ने धोखा दे दिया। जैसे ही जो मरती है, वह भावनात्मक रूप से टूट जाती है, क्योंकि उसका मानना है कि उसने बाल की मौत का कारण भी बनी। लेकिन मरने के बावजूद ली को आखिरकार धन्यवाद देते हुए सुनकर वह हल्की सी मुस्कुराती है। जब वे बच्चे थे, उसके भ्रम न केवल उसके लिए बल्कि कई प्रयोग किए गए बच्चों के लिए खुशी लाए थे। फिर उन्हें एहसास होता है कि उसकी नब्ज अभी भी चल रही है। कांग जल्दी से उसे ले जाता है ताकि कोई उसे बचा सके, लेकिन इससे पहले कि कोई चैन की सांस ले सके, वे उत्सव के ऊपर तैरता हुआ एक विशाल गुब्बारा देखते हैं, जिसमें सारा एसिड है। जिया तुरंत कांग को उन दोनों और सोन को उसकी ओर आसमान में फेंकने के लिए कहती है। सोन विरोध करता है, पूछता है कि उसने इसका हकदार होने के लिए क्या किया। लेकिन जब वह जो को अपने पीछे अपनी पत्नी को नियंत्रित करते हुए देखता है, तो वह खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। ली बेताबी से जाना चाहता है, लेकिन जिया उसे नीचे रहने और बाद में सोन को पकड़ने के लिए मना लेती है। कांग उन्हें ऊपर की ओर लॉन्च करता है। सोन गुब्बारे पर खुद को चिपकाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, जबकि जिया और ऊपर चढ़ती है। फिर सोन चुपचाप अलविदा कहता है और छोड़ देता है। जैसे ही नए साल की उलटी गिनती अपने अंतिम नंबरों तक पहुंचती है, गुब्बारा आखिरकार फट जाता है, लेकिन ठीक समय पर जिया उसे बहुत दूर टेलीपोर्ट कर देती है। बाद में दादी भावनात्मक रूप से गिर पड़ती हैं, क्योंकि मुख्य समूह को छोड़कर किसी को भी कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। यहां तक कि सोन की बेटी को भी याद है। हालांकि वह अपने पिता पर अविश्वसनीय रूप से गर्व महसूस करते हुए इसे चुपचाप अपने तक रखती है। रही बात जिया की, वह कभी वापस नहीं आती। हर कोई मान लेता है कि वह मर गई और यहां तक कि उसकी कब्र भी बना देता है। लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान वह अचानक जिंदा दिखाई देती है। उसकी दादी खुशी से लगभग मर ही जाती हैं। पता चलता है कि जिया ने विस्फोट को रेगिस्तान में इतनी दूर टेलीपोर्ट कर दिया कि उसे बाद में घर लौटने का तरीका समझ नहीं आया। वह आखिरकार गंदी, थकी हुई और पूरी तरह से बिन धोए वापस आती है। उसे जिंदा देखकर हर कोई बहुत खुश है। जिस क्षण ली सुनता है कि वह लौट आई, वह सीधे उसकी ओर दौड़ता है,
लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है कि उसे उसकी गंध आ सके, वह तुरंत उसे बताता है कि उन्हें गंभीरता से सोशल डिस्टेंसिंग का अभ्यास करने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से वह उसे नजरअंदाज करती है और वैसे भी उसे गले लगा लेती है। बाद में ली आखिरकार अपनी मां से मिलने जाता है। आश्चर्यजनक रूप से वह उसे बिना एक शब्द कहे तुरंत पहचान लेती है और इस तरह उनका शहर आखिरकार फिर से शांतिपूर्ण हो जाता है। खैर, ज्यादातर शांतिपूर्ण, क्योंकि किसी तरह कथित तौर पर सीरम से मरने के बावजूद डॉ रहस्यमय तरीके से वापस जिंदा हो जाता है। तो असली सवाल यह है, क्या वह आखिरकार रुक जाएगा या वह जिया का शिकार करने के लिए वापस आएगा अगर वे कभी दूसरा सीजन बनाते हैं? इसके साथ कहानी खत्म होती है। बाय बाय।